हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सैम्पल पेपर्स पर डिस्कस करेंगे। और ये फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी फिजिक्स का सैम्पल पेपर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जैक और सीबीएसई दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते किसी इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। इसको हम लोग नोट में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर V इक्वल टू P cos थीटा 4πε0 r² होता है। ठीक है। जैसे इस फिगर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि C कोई पॉइंट हो गया और ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डायरेक्शन -q से +q की ओर होता है और ये r वेक्टर है। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते V इक्वल टू P cos थीटा 4πε0 r² होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। किसी इक्वाटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इक्वाटोरियल पॉइंट जो होता है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और हम लोग जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हो जाएगा V इक्वल टू P इंटू 0 4πε0 r² इक्वल्स टू 0 और V इक्वल्स टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है, ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R ड्रॉस ए करंट I, राइट द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V इन टर्म्स ऑफ EI एंड R। एक सेल है जिसका EMF E है, इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और वो I करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट से, और E और R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके एंड्स पर वो V है। तो V, E, I और R के बीच एक रिलेशन फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू EMF प्लस करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री। ठीक है। अर्थ के सरफेस पे किस जगह पे एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एट पोल्स द एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के सरफेस पर जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है। ठीक है। और इसको एक एपरेटस की सहायता से मेज़र किया जाता है और उस एपरेटस का नाम है डीप सर्किल। तो नोट में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द डीप एट ए प्लेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एन एपरेटस नोन एज डीप सर्किल। तो डीप सर्किल की सहायता से किसी पॉइंट पर डीप एंगल को मेज़र किया जाता है और पोल्स पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ डज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस पर रेड लाइट के जगह पर एक वायलेट लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो उसके पावर पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, या कैसे चेंज होगा।
तो इसका सॉल्यूशन होगा द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेस इफ़ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। यानी रेड लाइट के जगह पर अगर हम लोग वायलेट लाइट का यूज़ करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर बढ़ जाएगा। इसको हम लोग नोट में देख लेते हैं कि किस तरह से पावर बढ़ता या घटता है। The power P of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center। यानी किसी लेंस का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के टेंजेंट पर ही उस लेंस का पावर डिपेंड करता है। इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ एक बीम है जो इंसिडेंट कर रहा है इस कॉन्वेक्स लेंस पर, वो ऑप्टिकल सेंटर है, और एच जो है ये हाइट है किसी पॉइंट का ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पे कह रहा है कि फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस, यानी इसको यूनिट डिस्टेंस मान सकते हैं। और डेल जो है ये डेविएशन है, और एफ जो ये फोकल लेंथ है। तो इस लेंस का जो पावर होगा वो tan डेल पे डिपेंड करेगा, और tan डेल इजकल टू एच बाई एफ होता है। तो इफ़ एच इजकल टू 1, tan डेल इजकल टू 1 बाई एफ, और डेल इजकल टू 1 बाई एफ फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल, दस पी इजकल टू 1 बाई एफ। तो हम लोग जानते हैं कि रेड लाइट जो होता है वो सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट लाइट सबसे अधिक डेविएट होता है। तो अगर हम लोग एक प्रिज्म की बात करें, एक प्रिज्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो स्पेक्ट्रम बनता है, सबसे निचला वाला जो कलर है वो वायलेट होता है और ऊपर का कलर रेड होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि वायलेट लाइट जो है ये सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है, और ये जो रेड कलर है ये सबसे कम डेविएट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डेल होगा वो वायलेट लाइट के केस में ज़्यादा होगा और रेड लाइट के केस में कम होगा। तो अगर tan डेल का वैल्यू ज़्यादा होगा वायलेट के केस में, तो वायलेट के केस में पावर भी ज़्यादा होगा और रेड लाइट का पावर कम होगा। तो इसको हम लोग और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डेविएशन ज़्यादा होगा तो ये जो एफ है फोकल डिस्टेंस वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लाइट अगर इस तरह से डेविएट हो रहा है, मान लेते हैं कि ये रेड लाइट है और ये वायलेट लाइट है, तो वायलेट के केस में डेविएशन ज़्यादा होगा और रेड के केस में डेविएशन कम होगा। तो कम होगा तो इसका फोकल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और वायलेट के केस में डेविएशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका फोकल लेंथ कम होगा। यानी हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ, यानी F ज़्यादा P कम, F कम तो P ज़्यादा होगा। तो रेड लाइट के केस में F ज़्यादा है इसलिए पावर कम हो जाएगा, और वायलेट लाइट के केस में F कम होगा तो पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि वायलेट लाइट बेंड्स मोर देन रेड लाइट, सो डेल्टा ऑफ वायलेट इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड, तो पावर विल इंक्रीज। इसलिए अगर रेड लाइट के जगह पे वायलेट लाइट का यूज़ किया जाएगा तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर इंक्रीज करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स का दो प्रॉपर्टीज बताना है। तो पहला प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज्ड। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज्ड होता है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर अप्लाई होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया न्यूक्लियर फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस। और न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों फोर्स से ज़्यादा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। नेम द EMF वेव यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। ऐसे EMF वेव्स का नाम बताना है जिसकी सहायता से
सॉलिड्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्सरेज है। तो एक्सरेज आर यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ ए लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। ठीक है, एक नॉर गेट का सिंबल बनाना है, लॉजिक सिंबल। तो नॉर गेट के लिए लॉजिक सिंबल जो है वो इस तरह का होता है। अगर हम लोग सिर्फ इस तरह से बनाएंगे तो ये और गेट हो जाएगा, और इसी में अगर हम लोग एक डॉट लगा देंगे इस तरह का तो ये नॉर गेट बन जाएगा। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज हम लोग इस सैम्पल पेपर के सेक्शन ए पर ही बात करेंगे, और सेक्शन बी और सी अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।